हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी मास सीरीज में, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को एक समग्र सहायता दी जा रही है ताकि 2023 में होने वाले एग्जाम में आप अच्छे से क्वालिफाई करें, अच्छी रैंक के साथ पास हो। और इसको बिल्कुल बेसिक से आपके साथ इसमें पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे फैक्ट आपको इसमें बताए जा रहे हैं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक की कैसे एक एक चीज़ें हो रही है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत हम इसमें एनसीईआरटी भी चल रही है, सारी चीज़ें इसमें चल रही है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। प्री के लिए एक घटना चक्र चल रहा है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इन कुछ चीज़ों को देखें और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो पूछें। आज हम इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी के अंतर्गत हमारे अब तक एग्रीकल्चर पूरा पढ़ लिया, एग्रीकल्चर पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम 1991 के बाद भारत की औद्योगिक नीति को पढ़ेंगे कि भारत का औद्योगिक विकास कैसे हो, औद्योगिक विकास। और ये इसकी एक चीज को पढ़ेंगे। इसमें देखो, ये बैकग्राउंड, ये इसको एक एक को पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार ये किसी क्वेश्चन को करने में आपकी सहायता भी करते हैं, इसलिए समझ लेना। आगे करंट की चीजें, नई अपडेट भी हम इसमें आगे साथ में पढ़ते जाएंगे। तो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों, हमने दो तरीके से देखा। एक तो 1947 से 1991 तक देखा कि किस तरीके से भारत का इस दौरान में जो औद्योगिक नीति थी, इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान था। सार्वजनिक क्षेत्र का ज्यादा योगदान था क्योंकि यहाँ हमारे पास समाजवादी प्रभाव ज्यादा था। हमारी इकोनॉमी बंद इकोनॉमी थी, बाहर लोगों से नहीं जुड़ी थी, बाहर ट्रेड हमारा ज्यादा होता नहीं था, ना ही हमारे यहाँ एफडीआई आती थी। इस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ नहीं थी। लेकिन जब 1991 में हमने आर्थिक सुधार अपनाए थे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार था एलपीजी, जो आप जानते होंगे। और एलपीजी के अंतर्गत ये था कि भाई लिबरलाइजेशन किया जाए, इंडियन इकोनॉमी है उसको थोड़ा उदार किया जाए, सरकार के कंट्रोल को कम किया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि इसमें थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जाए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इसको अन्य देशों और शेष दुनिया से जोड़ा जाए। तो भारत ने 1991 के सुधारों में इन 3 पॉइंटों को अपनाया। इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पर 1991 के बाद भारत के औद्योगिक क्षेत्र है उनको आगे बढ़ाया गया। तो 1991 में नए आर्थिक सुधार किए गए थे, ठीक है। और 1991 में एक नई आर्थिक नीति अपनाई, और ये 1956 से एकदम भिन्न होगी। 1956 में जो नई औद्योगिक नीति, 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, उससे ये एकदम अलग होगी। और आप उसी के साथ जोड़ते जाइए कि इसमें क्या क्या चीजें नहीं चेंज हुई और किस तरीके से तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर हम एक एक चीज को आगे बढ़ाते गए। अब तक कई बदलाव किए जाने थे जो निम्न है, मतलब इस नीति में कई बदलाव किए गए थे जो निम्न है। औद्योगिक नीति 1956 की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है उसमें उद्योगों को 3 शेड्यूल में बांटा गया था, 3 अनुसूचियों में। ये तो आप भी जानते हैं, अनुसूची ए, बी और सी। और बोला गया कि अनुसूची ए वो होगी जो केवल गवर्नमेंट की होगी, जिसमें केवल सरकारी कंपनी होंगी। अनुसूची बी होंगी जिसमें अब तक वो प्राइवेट की, लेकिन वो सरकारी राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। और अनुसूची सी, इसमें केवल निजी क्षेत्र की भागीदारी थी, लेकिन यह सीमित लेवल पर थी। अर्थात जो वहां 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत सीमित थी, और जो भी सीमित थी उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का जो नियंत्रण है वो निजी क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा था और निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत सीमित थी। तो इस प्रणाली को, जो अनुसूची सिस्टम था, उसको समाप्त कर दिया। कोई अनुसूची नहीं होगी, अब प्राइवेट क्षेत्र भी आ सकता है, सरकारी क्षेत्र भी आ सकता है, सबको अनुमति है। तो शेड्यूल सिस्टम को जो बाइफर्केशन किया गया था, जो क्लासिफिकेशन किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट था कि 1956 में शेड्यूल सिस्टम अपनाया गया था, उसको इसमें समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। दूसरा, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए, जैसे डिफेंस सेक्टर की बात है, रणनीतिक यानी कि रेलवे, परमाणु, अत्यंत जन लोकप्रिय 3 क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा। यानी कि ये तो क्या है कि थोड़ी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज्यादा जरूरी है, और दूसरी सरकार का नियंत्रण इन पर रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े होते हैं। इनमें केवल जन कल्याण को ही देखा जाता है, इसमें किसी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी नहीं दी जा सकती। इसलिए इनको देखते हुए ये तो केवल सरकारी क्षेत्र के लिए रखे, बाकी अदर क्षेत्र है जो हमने कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो रिजर्व है उनको कम कर दिया। पहले बहुत थे, अब केवल परमाणु ऊर्जा, रेल, परिवहन ये थे। और धीरे धीरे अब भी सरकार 2016 के 14 के बाद इनको भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। तो शुरू में 1991 में ये बोला कि भाई कुछ क्षेत्र जिन पर हम रिजर्व रख सकते हैं सरकार के लिए, अदरवाइज ज्यादातर उद्योग प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए थे। और सरकार ने उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जो अब बेहतर तकनीकी आयात कर रहे थे। यानी कि सरकार जो पहले 1991 से पहले आयात पर प्रतिबंध कर रही थी, अब आयात को बढ़ावा दिया, और स्पेशली उस आयात को जो टेक्नोलॉजिकल लेके आता है, टेक्नोलॉजी लेकर आता था, तो उस टेक्नोलॉजी लाने वाले आयात है उसको बढ़ावा दिया, ताकि भारत में विदेशों से टेक्नोलॉजी आए और वो इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का यूज हो, आर्थिक क्रियाकलाप हो, और वो
निवेश वो आर्थिक क्रियाकलाप हो और वो टेक्नोलॉजी हमारी जीडीपी को बढ़ाने में सहायक भूमिका निभाए। इसलिए टेक्नोलॉजी आनी चाहिए बाहर से, इसलिए आयात की अनुमति दी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सरकार ने एफडीआई की अनुमति दी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेशक भारत में आके निवेश करें, कंपनी स्थापित करें, सेटल करें यहाँ पर, तो इसकी अनुमति दी। पहले इसकी अनुमति नहीं थी। तो भारत में विदेशी निवेशक आया। अब जब आपको पता है विदेशी निवेशक आएगा तो तकनीक भी साथ में लेके आएगा, विदेशी मुद्राएं भी साथ में लेके आएगा, तो भारत का फॉरेन रिजर्व अपने आप बढ़ जाएगा, भारत में निवेश की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस चीज के लिए भारत ने एफडीआई की अनुमति दी, जो सेलेक्टेड क्षेत्रों में 51% थी, जिसे हाल फिलहाल 100% तक कर दिया गया कई क्षेत्रों में। हम करंट में देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में 100% किया गया, और एफडीआई को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब देखो, पहले ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन 1991, क्योंकि ये किसका कारण है, ये हमने वैश्वीकरण को अपनाया है। जब वैश्वीकरण को अपनाया तो उसमें वैश्विक इकोनॉमी को हम जोड़ेंगे, इसलिए एफडीआई की अनुमति देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है लाइसेंस की अनिवार्यता को सीमित कर दिया। पहले यह था कि हर निजी क्षेत्र को कंपनी खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अब सरकार ने मना कर दी, बोला अब निजी क्षेत्र को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 5 उद्योग ऐसे रखे गए थे जिसमें लाइसेंस की जरूरत है, जैसे विस्फोटक, रासायनिक, तंबाकू। इन क्षेत्र ये क्षेत्र है, इनको क्योंकि ये थोड़े से सेंसिटिव क्षेत्र है, सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है, इनमें ओपन करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत थी। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर को अदर क्षेत्रों में अदर इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत को समाप्त कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि देखो, सरकारी कंट्रोल कम कर दिया। ठीक है, तो सरकारी कंट्रोल है वो एकदम कम कर दिया। इसके अलावा विदेशी निवेशकों को, क्योंकि अब हमारे यहाँ विदेशी निवेशक को आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक निवेश जांच हेतु, भाई हमारे यहाँ किन किन क्षेत्रों में किन किन सेक्टर में निवेश आ सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए एक संस्था का गठन किया गया था, AFIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी, और उसको डायरेक्ट पीएमओ के अधीन रखा गया था, प्रधानमंत्री कार्यालय उसके कंट्रोल में रखा। अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट था कि विदेशी निवेश है उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कहाँ कहाँ पर विदेशी निवेश को लगाया जाए, है ना। वर्तमान में इसको डिप आपको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी, जो उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत इसको रखा गया था। और इस डिप का नाम भी चेंज कर दिया दोस्तों, DIPPT, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन एंड पॉलिसी एंड ट्रेड, ये इसका नाम रख दिया गया अभी। ठीक है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है, वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको जिम्मेदारी सौंपी, भाई आप निवेश के लिए अट्रैक्ट करो, निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को अट्रैक्ट करो ताकि वो निवेश करें। तो धीरे धीरे अब हम आगे से निवेश को बुलाने के लिए मेहनत करने लगे कि विदेश से हमारे यहाँ निवेश है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन है, ये सब प्राइवेटाइजेशन है, ये सब सरकार लिबरलाइजेशन, सरकार को कंट्रोल धीरे धीरे कम किया गया था। सरकार अब जो नियंत्रक की भूमिका निभाती थी वो सहायक की भूमिका निभाती। पहले सरकार लाइसेंस देख के रोकती थी, अब सरकार भूमि लाइसेंस सब प्रोवाइड करवाती है, भाई आ जाओ कंपनी लगा लो हमारे। ठीक, तो ये सारी चीजें चेंज हुई। इसके बाद समय के साथ साथ भारत सरकार ने एफडीआई को आकर्षित करने के लिए अपनी विधि में परिवर्तन कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ, देखो विधि, पहले सरकार ने शुरू में बोला कि भाई अगर एफडीआई आएगा तो सरकारी मार्ग से आएगा। सरकारी मार्ग में क्या है कि सरकार को मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी, कोई विदेशी निवेशक आता था उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। कैबिनेट मंत्री, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति उस समय थी, वो उसको रिकमेंडेट करती थी, तब जाकर के उसकी अनुमति लेनी, बहुत स्ट्रिक्ट था। तो बोला कि धीरे धीरे ये हुआ कि सरकारी मामले को सीमित कर दिया गया स्वचालित मार्ग से। स्वचालित मार्ग जिसमें डायरेक्ट आप आके निवेश करो, आपको बाद में परमिशन ले सकते हो। तो स्वचालित मार्ग का निवेश ज्यादा अट्रैक्ट किया, धीरे धीरे सरकारी था उसको कम करते हुए स्वचालित मार्ग का ज्यादा कर दिया। और FIPB, जो ये FIPB मैंने बताया था, इसकी भूमिका पहले कुछ समय में इसकी भूमिका थोड़ी कम हो गई थी, तो सरकार ने 2017-18 में FIPB को समाप्त कर दिया गया। और जो डिप है, जो डिप इसके अंदर काम कर रहा था, ये डिप को ही महत्वपूर्ण भूमिका दे दी गई, और डिप के अंतर्गत FIPB के स्थान पर FIPP इसकी स्थापना की गई थी। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के FIPB, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये इसकी संस्था है जो डिप के अंतर्गत काम करती है। एक काम ये किया गया कि किस तरीके से हम निवेश को अट्रैक्ट करने की बात करें। इसके अलावा एक एक्ट था हमारा MRTP एक्ट, आपने सुना होगा, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन ट्रेड एंड पॉलिसी, यानी कि एक कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदेगी या अपना विस्तार करेगी तो उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। इस एक्ट को, इसमें सरकार कंट्रोल बहुत ज्यादा था, इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह कंपटीशन एक्ट लाया गया। और कंपटीशन एक्ट में बोला गया कि कोई भी कंपनी किसी को अपनी उससे परचेज कर सकती है
वो बस मार्केट की मोनोपोली को खराब, मार्केट में कंपटीशन उसको बनाए रखेगी। अगर कोई कंपनी मार्केट में कंपटीशन, स्वस्थ कंपटीशन को दिक्कत करती है तो कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो पहले कंट्रोल की बात हो रही थी, अब बोला कंट्रोल नहीं, अब हेल्थफुल कंपटीशन होगा, सभी को ओपन होगा, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो ज्यादा प्राप्त करेगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत इस कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत ही भारत में कंपटीशन कमीशन का गठन किया गया था, जो इसका उद्देश्य था कि देश में स्वस्थ कंपटीशन बनाए। और स्वस्थ कंपटीशन मतलब जैसे कोई कंपनी किसी, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कंपटीशन खराब कर दे। थोड़े दिन पहले गूगल ने कुछ सर्विस ऐसी प्रोवाइड करी, जैसे जियो ने भी आपको पता है कि बहुत सस्ता कर दिया गया शुरू में, तो इससे कई कंपनियों ने शिकायत करी, भाई इतना कम कर दिया गया, इसने कंपटीशन ही खराब कर दिया हमारा। इसने जियो ने बहुत सस्ता कर दिया, कई कंपनियां बंद होने की कगार पर डाली थी, तो जियो की बाद में शिकायत हुई और बाद में जियो को इस कंपटीशन कमीशन है, प्रतिस्पर्धा कमीशन है, इसने जियो पे कार्रवाई की और बोला प्राइस इतनी रखो दूसरी कंपनियों को कोई दिक्कत ना हो। अब कोई कंपनी क्या है कि मान लो जियो है, अब जियो के पास पैसा बहुत है, वो सस्ती कर दे कॉल रेट, वो इंटरनेट सुविधा सस्ती कर देगी। अब बेचारी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनका क्या होगा? तो इसलिए क्योंकि इन्होंने कंपटीशन खराब कर दिया। कंपटीशन तो होता है तो एक जैसी प्राइस पे अच्छी फैसिलिटी दो। तो इस आधार पर जियो चूंकि अब सस्ती प्राइस में दे रही थी, इससे वोडाफोन और कई कंपनियों को दिक्कत आ रही थी, इन्होंने शिकायत करी, बाद में रोक दिया। इसी प्रकार अमेजन ई कॉमर्स, ये भी जब सस्ती प्रोडक्ट, सस्ती बहुत ज्यादा डिस्काउंट देती है तो दूसरी कंपनियां इनकी शिकायत कर देती है, क्योंकि उससे कंपटीशन डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन गठन किया गया कि कंपटीशन हो, हेल्पफुल हो, और जिसमें जिसकी जितनी योग्यता है, क्षमता है, उसी आधार पर वो अपना प्राप्त कर सके। तो कंपटीशन, अगर आपसे पूछे कंपटीशन जो आयोग है या प्रतिस्पर्धी आयोग है, ये एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 2002 में कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बनाए रखें। और दूसरा काम ये क्या था कि अब तक तो हम प्राइवेट को बढ़ा रहे हैं, इससे अलावा एक काम ये था कि हमारे जो सरकारी उद्योग है जो अभी तक बने हुए हैं, उनकी स्थिति भी हमें सुधारनी थी। वो भी तो अभी खराब है, उनमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, उसमें लॉस का कारण ज्यादा बन रहा था, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी, वहां जो भी काम कर रहा था वो अच्छा ट्रेंड नहीं था, अच्छा स्किल नहीं था। इसी चीजों को दूर करने के लिए इन पीएसयू में सुधार की बात की गई थी। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो अब इनको जानेंगे हम कि क्या क्या सुधार की गई, क्या क्या है। तो केंद्र और पहली बात तो ये जानो कि पीएसयू क्या होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की मैं बात करूं तो राज्य सरकार की अंशधारता इसमें है कि पीएसयू उस इंडस्ट्री को कहते हैं या उस उद्योग को कहते हैं या उस उपक्रम को कहेंगे जिसमें केंद्र या राज्य सरकार की शेयर होल्डिंग कम से कम 51% हो, 51% हिस्सेदारी सरकार की हो, तो उसी उपक्रम को हम क्या नाम देंगे? सरकारी उपक्रम नाम देंगे। अब ये उपक्रम जब 1950 में स्थापित किए गए थे, इनका उद्देश्य क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका उद्देश्य था कि देश में औद्योगिक आधार का निर्माण किया जाए, क्योंकि आपको पता है 1950 के समय प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था। इसकी वजह से भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा था। परिणाम स्वरूप सरकार को सरकारी उद्योगों के माध्यम से इसका विस्तार करना था। तो भारत में इंडस्ट्री लाने के लिए, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही आगे आना पड़ा, इसलिए सरकारी उद्योग स्थापित करने पड़े 1940 के समथिंग। दूसरा, देश में आधारभूत, अब देश में आधारभूत संरचना, रेलवे का, सड़क का, इनका अगर एयरलाइन का, इनका विकास करना है तो ऑब्वियसली उस समय हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा सक्रिय नहीं था और ये हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी थे, इसलिए हमने सरकारी सेक्टर को आगे बढ़ाया। रोजगार, उस समय तत्कालीन ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार देना, विशेषकर जो वंचित वर्ग है उनको रोजगार दिया जाए, इसलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो उनको देगा नहीं, तो सरकारी उद्योग ही दे पाएगा जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उस समय ये इंडस्ट्री खोली गई। आयात में कमी और निर्यात, ऑब्वियसली इंडस्ट्री बढ़ा करके हम उत्पादन को बढ़ाएं और निर्यात को बढ़ाएं और आयात को कम करें। और सरकार का, अगर सरकारी खुद की इंडस्ट्री होगी तो वो उत्पादन करेगी, उसकी आय होगी, तो इससे उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। इन्हीं उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1991 से पूर्व अगर हम बात करें, इनका प्रदर्शन कुछ हद तक अच्छा रहा। अच्छा तो रहा, इन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ाया, इन्होंने लोगों को रोजगार दिया, हमारे जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ी, बड़ी मात्रा में इन्होंने हमारा आत्मनिर्भरता की योगदान भी दिया। लेकिन जितना उनका होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। ये क्यों नहीं हो पाया? सबसे पहला कारण कि ये अच्छी तरीके से काम नहीं करे, सबसे पहले इनमें कैपिटल नहीं थी, क्योंकि ये सभी सरकारी थे और सरकार के पास निवेश की कमी थी, क्योंकि सरकार का ज्यादातर निवेश तो कहां जा रहा था? जन कल्याणकारी निवेश जा रहा था। सरकार कंपनियों में निवेश नहीं कर पा रही थी, जन कल्याणकारी निवेश जा रहा था। जब किसी कंपनी में निवेश नहीं होगा तो वो कंपनी कैसे विकास करेगी?
एक इसकी कमी थी। वो कम निवेश, पूंजी नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो नई तकनीक नहीं अपनाएगी, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगी, तो ऐसी स्थिति में कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा, और जो पूंजी थी, मान लें थोड़ी बहुत पूंजी थी, तो उसका सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए एक्सपर्ट, और सरकारी कंपनी थी, एक्सपर्ट उनमें थे नहीं थे, या सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप भी ज़्यादा था। सरकार अपने अकॉर्डिंग, जो सरकार आई वो अपने अकॉर्डिंग निवेश करवाती थी, तो उससे वो कंपनी चल नहीं पाई। और निवेश में कमी, देखो, एक तो निवेश सही जगह नहीं हुआ, और दूसरा निवेश भी कम था। इन दोनों की वजह से इनकी लागत बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि इनकी जो तकनीक है वो पुरानी हो गई, और पुरानी तकनीक 1991 तक तो जीवित नहीं रहेंगी, उनको तो बदलना होगा, और बदलने में हम हो गए असफल, क्योंकि हमारे पास निवेश नहीं था। इसकी वजह से ये लॉस का कारण बने, घाटे का कारण बने। सॉरी, धीरे धीरे लाभ में कमी होने लगी, अत्यधिक कर्मचारी इसमें थे, और आपको पता है ट्रेड यूनियन, सरकारी कंपनियों में जो लेबर होते थे, ट्रेड यूनियन थे, ये बहुत बहुत एक तरह से कह सकते हैं दादागिरी चलाते थे। अगर हमें बोनस नहीं मिला तो हम हड़ताल कर देंगे, आए दिन प्रतिदिन हड़तालें चलती रहती थी, तो कंपनी का काम ठप, कंपनी लॉस में जाएगी। इसकी वजह से भी बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारी कंपनी है उनमें घाटे का कारण है। और एक चीज, क्योंकि सरकारी है तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अरे हमारी थोड़ी सरकार की हो रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोगों की ये कल्चर बनी हुई थी। तो वही, जब आप कंपनी हो, आपका प्रोडक्शन होना चाहिए। आप जैसे बीएसएनएल है, अब बीएसएनएल है तो जब तक बीएसएनएल, अगर अब बीएसएनएल जब तक अकेली थी, मोनोपोली थी उसकी, तब तक तो नेट भी बहुत महंगा देती थी, कॉल रेट भी बहुत महंगा देती थी, उसका नेट भी रुक रुक के आता था। इसी वजह से लोगों के पास, लेकिन उस समय तक मजबूरी थी कि हर कोई बीएसएनएल का ही सिम खरीदता था, क्योंकि अदर सिम थी नहीं। लेकिन जैसे ही प्राइवेट सेक्टर की सिम आई तो लोगों ने बीएसएनएल को खरीदना बंद कर दिया, प्राइवेट की खरीदना चालू कर दिया। अब बीएसएनएल अपने उसी सरकारी ढर्रे पे जी रही थी कि भाई हम तो करे तो ठीक, नहीं करे लोग तो खरीदेंगे, लेकिन भाई लोगों के पास आ गए विकल्प, प्राइवेट सेक्टर आ गया। अगर बीएसएनएल ने अपने में सुधार कर लिया होता तो आज बीएसएनएल आगे होता, लेकिन चूंकि बीएसएनएल समय के साथ अपना सुधार नहीं कर पाया, अपनी कल्चर को नहीं सुधार पाया, इसलिए बीएसएनएल आज हम संचार के क्षेत्र में बोले तो बहुत कम हो गया, जो एक समय सुपर पावर था। तो इसलिए, क्योंकि उसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता था, बीएसएनएल को स्वायत्ता नहीं थी वो कंपनी को कैसे निवेश करे, क्या करे। इन कारणों की वजह से कहीं ना कहीं बीएसएनएल डाउन हो गई, और आज जियो और आइडिया, ये वोडाफोन, ऐसी कंपनियां सुपर पावर होंगी। तो अगर कोई सरकारी कंपनी अपने आप में सुधार नहीं करेगी, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं लेगी, वहां के लोग और वहां के काम करने वाले कर्मचारी अगर कमिटेड होकर काम नहीं करेंगे, तो कंपनी अस्तित्व नहीं बचेगी, क्योंकि कंपनी चलती है मार्केट से। इसलिए इनमें सुधार करने के लिए आपको पता है कि जब आपको मार्केट में कंपटीशन करना है तो अपने आप में सुधार करना होगा। सरकार ने भी, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी थी वो, क्योंकि बड़ी मात्रा में औद्योगिक क्षेत्रों पे उनका निर्भर थी, औद्योगिक क्षेत्रों में उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो अगर वो कंपनी नहीं सुधरेंगी तब तक हमारा औद्योगिक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इनमें सुधारने के कई प्रयास किए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये किया गया था कि जो कमजोर हो चुकी औद्योगिक कंपनियां हैं उनकी पहचान करो सबसे पहले। तो लगातार नुकसान चल रही औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985 के अंतर्गत एक बोर्ड बनाया गया था, जिसका नाम था BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। ये बोर्ड बनाया गया था इस एक्ट के अंतर्गत, और इसकी स्थापना के 2 उद्देश्य इसको सौंपा गया था BIFR को, कि सबसे पहले आप पहचान करो कौन कमजोर इकाइयां हैं, कौन कौन सी कंपनी कमजोर हो चुकी है। दूसरा, क्या उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। ये देखो, ये अगर कोई कंपनी है जिसमें लगता है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने से, थोड़ा पूंजी देने से, थोड़ा ट्रेनिंग देने से, थोड़ा तकनीक प्रोवाइड करने से वो कंपनी फायदे में आ सकती है, तो उसको सुधार करो। और लगता है कोई कंपनी कितना ही सुधार कर लो, इतनी घाटे में चली गई है कि अब तो उससे फायदा होने वाला नहीं है, तो उसको क्या कर दो, बंद कर दो, जिसमें सुधार संभव ना हो बंद कर दो। तो BIFR आया था उस समय, तो BIFR जब आया था, लेकिन BIFR जो लेके आए थे, बोर्ड बनाया गया था BIFR, इसके कई क्षेत्र, इसकी थोड़ी सीमाएं थी। सीमाएं ये थी कि ये केवल और केवल सरकारी कंपनियों तक ही काम था, ये प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनियां इसमें शामिल नहीं थी। लेकिन आपको पता है वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी आ गई, वो भी कई ऐसी कंपनियां होती है डूबने की स्थिति में होती है। तो वर्तमान में सरकार ने BIFR को बदलकर कंपनी एक्ट 2013 लाया गया था, और कंपनियों से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए NCLT बनाई गई थी कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य था कि देश में जो सभी कंपनियां हैं उन कंपनियों को बंद करना, उनसे विवाद उत्पन्न होना, उनमें कोई भी डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करने के लिए NCLT काम करेगी। तो वर्तमान में NCLT काम करती है, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया।
और जिसका उद्देश्य है कि देश की सभी इकाइयां, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनकी स्थिति और उनको सुधारने के लिए, उनके विवादों को निपटान करने के लिए काम करती है। तो वर्तमान में कौन है? एनसीएलटी। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो ये किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? 2013 के अंतर्गत, जो वर्तमान में काम कर रही है। ठीक है। इसके बाद दूसरा काम किया गया था, पहले तो आपने पहचान करी कमजोर है, उनको या तो सुधार करो या उनको बंद करा दो। एक सुधार तो कर दे। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ये थी कि सरकारी कंपनियों को अपनी स्वतंत्रता नहीं थी, उन पर सरकार कंट्रोल चल रहा था। और आपको पता है सरकार पॉलिटिकल चीज से ज्यादा चलती है, सरकार में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, जबकि कंपनी मार्केट के आधार पर चलती है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहिए भाई, कंपनी को अपने हिसाब से निवेश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए इनकी वित्तीय स्वायत्ता की बात आई कि कंपनियों को हम वित्तीय स्वायत्ता देंगे, लेकिन वित्तीय स्वायत्ता देंगे कंपनी की क्षमता के आधार पर। जिस कंपनी की जितनी क्षमता होगी उसको उतना करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम स्वायत्ता दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे भाई, अपने हिसाब से निवेश कर। तो वित्तीय स्वायत्ता के लिए हमें 3 प्रकार की कंपनियों को कैटेगरी में बांटा गया था। आपने सुना होगा मणिरत्न, नवरत्न और महारत्न। यानी कि इन कंपनियों को इनके कार्य और इनको निवेश की स्वतंत्रता के आधार पर बाइफरकेट किया गया था। मणिरत्न कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मणिरत्न कंपनी दो प्रकार की, दो कैटेगरी होती है मणिरत्न कंपनी की। एक होती है कैटेगरी फर्स्ट और एक कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट वाली जो कंपनी होगी उसको 500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करना है, सरकार से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और कंपनी सेकंड को, अगर मणिरत्न कंपनी सेकंड को अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है 300 रुपए तक, उसको 300 करोड़ रुपए तक उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, स्वायत्त है। लेकिन मणिरत्न फर्स्ट हुई कौन? वो है कंपनी जो 3 साल से, पिछले 3 सालों में किसी एक साल उसका जो इन्वेस्टमेंट लाभ है वो 30 करोड़ से ज्यादा रहा, उस कंपनी को हम मणिरत्न फर्स्ट का दर्जा दे देंगे। और इसके बाद 500 करोड़ रुपए बिना सरकार की अनुमति से स्वायत्त होकर के उसकी कंपनी के लेवल पर उस पर डिसीजन लेकर के निवेश कर सकते हैं। वो है कौन सी? मणिरत्न। दूसरी है मणिरत्न सेकंड, यानी वह कंपनी जो 3 साल लगातार लाभ में रही, जरूरी नहीं उसको 30 करोड़ तक पहुंचाओ, पहले में कि उसको 30 करोड़, किसी एक साल 30 करोड़ लाभ हुआ, वो मणिरत्न फर्स्ट का दर्जा दिया गया। और दूसरी वह कंपनी जिसको पिछले 3 साल लगातार लाभ में है, तो उसको मणिरत्न सेकंड का दर्जा दिया गया, उसको 300 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने की स्वतंत्रता है। वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से उसमें निवेश कर सकती है, सरकार का राजनीतिक या सरकार की अनुमति की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो आती है नवरत्न कंपनियां। तो मणिरत्न ही कंपनियां नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करती है। ये भी मणिरत्न, जो कंपनी मणिरत्न होती है वही आगे जाके नवरत्न बनती है, लेकिन उसको कई कंडीशंस और पूरा करनी पड़ती है। पहली बात कि वो 6 मापदंड होते हैं इसके, उन 6 मापदंडों में अगर वो 60% अंक प्राप्त कर लेती है तो उसको नवरत्न का दर्जा मिल जाता है। और नवरत्न में उसको 1000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। दूसरा है महारत्न। ये महारत्न वो कंपनी होंगी जो नवरत्न होंगी। इसके साथ साथ वो कंपनियां जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगी और वैश्विक बाजार में उनकी महत्वपूर्ण पहुंच होगी, उन कंपनियों को भारत में कंपनी दर्जा देंगे। और इनमें 5000 करोड़ रुपए तक की निवेश की स्वतंत्रता है। और इसमें अभी 9 हो गई है, शायद 9 हो गई है अभी। सेल, गेल, बेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, ये भारत की महारत्न कंपनी है जो भारत में कह सकते हैं इनको 5000 करोड़ रुपए तक का निवेश की स्वतंत्रता है और बड़ी मात्रा में वैश्विक लेवल पर भूमिका भी निभाती है। तो ये सरकारी कंपनी, तो हमने इनको स्वतंत्रता दी गई, स्वायत्तता दी गई कि आप अपने हिसाब से निवेश करो। अब जब कंपनी आपको पता है कि अपने हिसाब से निवेश करेगी तो वो मार्केट की मांग के आधार पर करेगी। उसको लगता है कि मुझे यहाँ कंपटीशन मिल रहा है तो वहाँ ज़्यादा निवेश करेगी, तकनीक बढ़ाएगी, पूंजी बढ़ाएगी और अपने आप अपनी स्थिति को सुधार लेगी। एक तरीका ये था कि अपने इनको स्वायत्तता दे दो। एक तरीका ये था कि इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पीएसयू है, जो सरकारी पीएसयू है, उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लाओ। हिस्सेदारी बढ़ाना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की सरकारी कंपनी है उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रक्रिया डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। आपने सुना होगा, अभी बजट में सुनते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है। अर्थात सरकार, देखो एक होता है निजीकरण, निजीकरण में क्या है, पूरा बेच देना जहां सरकार ओनरशिप के रूप में नहीं रहे। और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या है कि हिस्सेदारी बेचती है, सरकार ओनरशिप रखती है अपने पास। अर्थात इसमें 51% तक सरकार के पास हिस्सेदारी रहेगी डिसइन्वेस्टमेंट में, जबकि प्राइवेट सेक्टर में 49% से ज्यादा नहीं रहेगी। अर्थात खुद सरकार उसमें लीडरशिप के रूप में नहीं रहेगी। जैसे एयर इंडिया है तो उसको पूरा ही बेच दिया, तो वो क्या निजीकरण था, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं था। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले है कि एक तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें हिस्सेदार होगा, तो उसकी
प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि जब मान लें ये कंपनी 49% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की, निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र तो लाभ के हिसाब से काम करेगा, तो इस कंपनी में वो क्या करेगा, अच्छी तकनीक यूज करेगा, अच्छे लोगों को बैठाएगा, ऐसे कंपनी सुधरेगी। दूसरा, जब प्राइवेट सेक्टर की हो जाएगी तो सरकारी हस्तक्षेप इसमें कम हो जाएगा। और तीसरा, इसमें काम करने वाले कर्मचारी, इनके हितों देखो, एक तो ये था कि हम बंद करने से अच्छा है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दो, ताकि इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो बने रहें, जो सरकारी कंपनी में अब तक काम कर रहे हैं वो बने रहें, ठीक है ना। जैसे एयर इंडिया बेच दी, लेकिन एयर इंडिया में जो कम करने वाले सरकारी लोग हैं वो बने रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए, और सरकार के वित्तीय घाटे को सरकार क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जैसे मान लें LIC है, तो LIC का 10% उसने डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो इससे जो पैसा मिलेगा वो सरकार का घाटा कम कर देगी। तो सरकार, आपको पता है उस समय जो खराब PSU है उनको डिसइन्वेस्टमेंट करके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी को बढ़ा दी, वहां से पैसा लेकर के उसको निवेश करके, देखो जैसे आपकी 5 कंपनी है, 2 कंपनी आपने अगर डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो इससे जो पैसा आएगा, इससे आप अदर 3 कंपनियों को भी अच्छा कर सकते हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं, उनकी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट है, ये अपनाने की बात की गई। अब डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, विधि होती है, कई तरीके से सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। एक ध्यान रखना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना। जैसे निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है उसमें निजी क्षेत्र के शेयर होल्डरों को बढ़ाना, वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट। अब किस तरीके से बढ़ाती है सरकार, एक होती है पब्लिक ऑफर, आपने सुना होगा डिसइन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है पब्लिक ऑफर। इसमें क्या करती है सरकार, बाजार मध्यस्थों की सहायता से PSU के शेयर होल्डर को निश्चित रूप से आम लोगों तक बेचती है। बाजार मध्यस्थ यानी कोई मीडिएटर होगा, है ना, जिसमें हो सकता है कि कोई मीडिएटर हो सकता है। अब मीडिएटर क्या करेगा, कोई मीडिएटर इसके माध्यम से क्या करेगा, मान लो मैं आम जनता मान लें इस NTPC में निवेश करना चाहती है, तो आम जनता इसके माध्यम से निवेश करेगी, इस मीडिएटर के माध्यम से, ठीक है ना, और NTPC इस मीडिएटर के माध्यम से अपने शेयर इनको बेचेगी। तो इसमें एक मीडिएटर आएगा, उसके माध्यम से आम जनता शेयरों को खरीदती है एक निश्चित मूल्य पर। एक होती है सेल ऑफ इक्विटी। इसमें क्या होता है सेल ऑफ इक्विटी में, इसमें जो पूर्ण कोई सेलेक्टेड ग्राहक लिए जाते हैं, सेलेक्टेड ग्राहक लिए जाते हैं, इसमें कुछ सेलेक्टेड ग्राहक है वो लिए जाते हैं, और सेलेक्टेड ग्राहक है वही उसमें हिस्सेदारी में निभा सकते हैं नीलामी में। इसमें नीलामी के माध्यम से की जाती है। ऑफर ऑफ सेल में क्या है कि शेयर की बिक्री खुले बाजार में, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता, खुले बाजार में खुल जाती है। जैसे बोला गया कि LIC कोई भी खरीद सकता है, LIC के शेयर धारक कोई भी खरीद सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से खुले बाजार में होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी 1000 रुपये लगा दो, 2000 रुपये लगा दो, तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। अगर आपने 2000 रुपये लगा दिया तो 2000 में जितने शेयर है उतने आप शेयर होल्डर बन गए। तो इस तरीके से ओपन फॉर सेल में आप ओपन मार्केट से डायरेक्टली खरीद सकते हो। क्रॉस होल्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे NTPC है, ये अपना शेयर बेच रही है और इस शेयर को खरीद लिया SBI ने, तो ये हो गया, ये भी PSU है और ये भी PSU है, तो एक PSU के शेयर दूसरी PSU खरीद ले, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस होल्डिंग। प्राइवेट नहीं है। देखो ये बात तो सही है कि एक कंपनी उसके खुद का तो सरकार हिस्सेदारी उसमें कम हो गई क्योंकि दूसरी कंपनी आ गई, लेकिन उसमें दूसरी कंपनी भी PSU है, ये भी PSU है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। एक का हिस्सेदारी दूसरी हिस्सेदारी में चली गई। तीसरा है गोल्डन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, देखो ये एक एक डिसइन्वेस्टमेंट का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट के जो तरीके है ना, यही क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है गोल्डन स्ट्रेटजी। क्या होती है कि PSU में सरकार की हिस्सेदारी, नॉर्मली डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, सरकार अपनी हिस्सेदारी केवल और केवल 49% तक ही बेचेगी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 51% हिस्सेदारी इसमें सरकार की रहेगी, ताकि सरकार उसमें मालिकाना हक रखे। लेकिन गोल्डन स्ट्रेटजी में सरकार क्या करती है कि अपनी हिस्सेदारी और 51% से घटा करके 26% तक कर देती है, अर्थात 74% को बेच देगी। लेकिन सरकार 74% में कभी भी इतना नहीं बेचेगी कि किसी शेयर धारक के पास उससे ज्यादा शेयर हो जाए, क्योंकि सरकार के पास अगर 26% रहेंगे तो किसी एक शेयर होल्डर को 26% शेयर नहीं बेचेगी, उससे कम ही बेचेगी, ताकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर सरकार है, ठीक है। उस तरीके को बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि सरकार की हिस्सेदारी तो कम हो जाएगी, लेकिन सरकार सबसे बड़ा शेयर होल्डर रहेगी, उसे बोलते हैं गोल्डन स्ट्रेटजी। एक है बेयर हाउसिंग। बेयर हाउसिंग में क्या होता है कि जैसे एक PSU, जैसे मान लीजिए SBI है और LIC ने अपना शेयर बेचा, SBI ने क्या किया, खरीद लिया, ठीक है। LIC ने बेचा, SBI ने खरीद लिया, ये भी PSU, ये भी PSU। अब LIC ने जब खरीद लिया और LIC से SBI ने खरीद लिया और SBI फिर इसको किसी तीसरे को बेच दे, मान लीजिए इसको रिलायंस को बेच दे,
तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम वेयर हाउसिंग, कि पहले एक पीओसी से दूसरे पीओसी ने खरीदा और फिर किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया, तो उसे बोलते हैं वेयर हाउसिंग डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूं। इसके बाद होता है स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल में है कि पीयूएसयू में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम, इसमें सरकार ध्यान रखना 51% से ज्यादा बेच देती है और सरकार अपना स्वामित्व भी बेच देती है, अपना मालिकाना हक भी खो जाती है, सरकार का इसमें कंट्रोल नहीं होता। अर्थात ये स्ट्रेटेजिक सेल एक तरह से प्राइवेटाइजेशन है। ये स्ट्रेटेजिक सेल एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये काम होता है। तो पीएसयू में सरकार द्वारा 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी है उसको बेच देती है और सरकार का प्रबंधन भी इसमें कंट्रोल चला जाता है और प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में आ जाती है। उसको डिसइन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का जो ये तरीका है इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके थे, आपको पता होना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार की हिस्सेदारी कम होना, प्राइवेट की हिस्सेदारी बढ़ना, उस तरीके को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब आगे देखते हैं हम इसको कि भारत ने जब डिसइन्वेस्टमेंट अपनाया था तो ऐसा नहीं एकदम से ही सरकारी कंपनियों में प्राइवेट को भागीदारी कर दी, धीरे धीरे अपनाया था, धीरे धीरे 1991 से आज तक, और ये प्रक्रिया चल रही है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ से देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ से देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कैसे हमने अपनाया था। तो सबसे पहले 1991 से लेकर अब तक देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा है। सरकार किस तरीके से धीरे धीरे हिस्सेदारी अपनी बेचती जा रही है, क्योंकि एकदम से नहीं बेच सकती। 1991 में अंतरिम बजट का मतलब है किसी सरकार का अंतिम बजट। जैसे मान लें 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो 2024 में 2023-24 का जो बजट रहेगा सरकार का, वो उसका अंतरिम बजट रहेगा। ठीक है, तो अंतरिम बजट किसी सरकार का अंतिम बजट होता है, उसको अंतरिम बजट बोलते हैं। तो 1991 में अंतरिम बजट था, क्योंकि सरकार अगली बार चुनाव में सरकार गिर गई थी इसलिए। तो 1991 में अंतिम बजट में पीएसयू के 20% तक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी, और स्पेशली म्यूचुअल फंड के माध्यम से, डायरेक्ट लोगों के माध्यम से नहीं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम पीएसयू का 20% इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बात हुई थी 1991 की बजट में पहली बार। उसके बाद 1992 में रंगराजन समिति आई, और रंगराजन समिति ने सिफारिश दी कि वैसे पब्लिक सेक्टर के एंटरप्रेन्योर जो सरकार के लिए आरक्षित है उनमें केवल 49% तक क्या कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, और शेष क्षेत्रों में 74% तक क्या कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। अर्थात 49% तक बेच दो, उसमें शेष में 74% तक बेच दो। ये बात करी थी रंगराजन समिति ने। इसके बाद 1996 में हमने एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बैठाया, बाद में इसको सरकार ने कुछ हद तक समाप्त कर दिया गया था। तो इस दौरान ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। 1998 में फिर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार है, बीजेपी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में ज्यादा है। तो जैसे बीजेपी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में डिसइन्वेस्टमेंट को और फास्ट कर दिया। इसमें पब्लिक सेक्टर के दो भागों में बांटा। पहला रणनीतिक रूप से, गैर रणनीतिक, जो क्षेत्र हमारा रणनीतिक यानी कि जैसे परमाणु, सुरक्षा, रेलवे, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आ गया रणनीतिक में, और अदर सेक्टर आ गया किसमें, गैर रणनीतिक। तो इसमें यह बोला गया था कि रणनीतिक क्षेत्रों में कोई भी निवेश नहीं होगा, यानी कि इनको तो हम किसी प्रकार से नहीं बेचेंगे, 100% सरकार के रहेंगे। और गैर रणनीतिक क्षेत्र इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेंगे, धीरे धीरे इनको प्राइवेट सेक्टर को बेचेंगे, धीरे धीरे इसमें शेयर बेचेंगे। ये बात हुई थी 1998 से 2004 के बीच में। इसके लिए फिर दोबारा डिसइन्वेस्टमेंट विभाग बनाया गया था, बीच में रद्द कर दिया गया, दोबारा बनाया गया था, और इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया था। और बाद में इस डिसइन्वेस्टमेंट विभाग का नाम रख के क्या कर दिया, डीपम, और वर्तमान में डीपम है। डीपम का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। ये क्या करेगा, डिसइन्वेस्टमेंट में काम करवाएगा, और इसके अलावा कौन कौन सी कंपनी बेचनी है, किसको परमिशन देनी है, किसका कितना शेयर होल्डर बेचना है, उसके लिए सारी जो नीतियां हैं यही बनाता है डीपम। तो दीपम वर्तमान में कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये कहां पर आता है, तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2004 में सरकार ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम आया, ठीक है ना, क्योंकि 2004 में नई सरकार आई, आपको पता है कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार आई। तो वो जब नई सरकार आई तो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है जब ज्वाइंट सरकार होती है ना, या अलायंस सरकार होती है, वहां न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पार्टियां होती है, बहुत सारी पार्टियों से मिलकर सरकार बनती है, और हर पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है। तो जिन मामलों पर विचारधारा समान हो जाए उन्हीं के कार्यक्रम उनको डिसाइड कर देते हैं, उसे बोलते हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम। यानी कि देखो हर पार्टी चाहेगी मेरे ये अलग लक्ष्य है, मेरे ये अलग लक्ष्य है, तो सबके लक्ष्य तो पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए सब पार्टियां मिलकर के जो सरकार में शामिल है वो अपने कुछ कॉमन कार्यक्रम डिसाइड करती है, उनको आधार पर वो आगे काम करती है, उसी बोलते हैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम। तो 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में
यूपीए सरकार बनी, लेकिन चूंकि इसमें जैसे साम्यवादी सरकार है, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान था, तो साम्यवादी सरकार प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट इसमें हो नहीं पाया। इसमें ये बोला गया था कि जो सरकारी कंपनी हमारी प्रॉफिट में है, उनको तो डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करो, और जो नहीं है उनको हम 51% से, और अगर करो, पहली बात तो होती है कि जो सरकारी कंपनी हमारी प्रॉफिट में है उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और यदि करे तो सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम नहीं करना। ये बात बोली गई थी 2004 के। और जो कमजोर हो चुकी हमारी सरकारी कंपनी है उनको दोबारा जीवित करो, और इसके लिए बीआईएफआर बनाया गया था उस समय, और बाद में एनसीएलटी है उसको बनाया गया था, ये बात इसमें बोली गई थी। बीएफआईआर क्या करता है, वो मैंने बताया था कि कंपनियों को देखेगा, उनको रजिस्ट्रेशन करने की बात करेगा, उनको सलाह देगा, इस प्रकार से। लेकिन आपको पता है 2015 में ये भी समाप्त कर दिया गया। अच्छा, बीआईएफआर नहीं बनाया गया, सॉरी, ये बनाया गया था बीआरपीएससी, यानी कि बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पीएससी, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनमें निवेश करने के लिए, उसमें तकनीकी सपोर्ट देने के लिए, उसके लिए बनाया गया था। उनकी पहचान की गई थी कि कंपनियों को सुधारा जाए, उनको सलाह दी जाए, इसलिए बनाया गया था। लेकिन 2015 में जो नई सरकार आई उसने इसको समाप्त कर दिया गया। विनिवेश की प्रक्रिया अगर बात करें हम, तो 2005 से राष्ट्रीय विनिवेश का एक गठन, इसके अलावा विनिवेश में क्या किया गया था, एक राष्ट्रीय विनिवेश कोष बनाया गया। ये बोला गया कि चलो मान लें आप विनिवेश तो कर लो, लेकिन उससे पैसा आ रहा है, उसका यूज कैसे करना है, इसीलिए विनिवेश फंड बनाएगा कि जो भी आप बेचोगे वो पैसा इस फंड में आएगा। ये फंड का प्रयोग दो तरीके से करोगे, एक तो 75% इस फंड का यूज आप सामाजिक क्षेत्र में सुधार करोगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लो कोई कंपनी, आप शेयर हिस्सेदारी उस कंपनी में आपने बेची है, तो फिर आपके पास क्या मिलेंगे, उसके बाद आपके पास मिलेंगे क्या, पैसे। अब उन पैसों का यूज क्या करना है, तो कई बार ये देखने को मिला कि वो पैसे हैं उनको लोग, कोई सरकार है वो अपने इधर उधर कर लेती थी, गड़बड़ी कर लेती थी, उनका यूज नहीं हो पाया। एक तो आपकी कंपनी चली गई लेकिन उसका यूज नहीं हो पाया, तो इसके लिए एक डिसइन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया, और फंड को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जो पैसा आएगा उसको इस फंड में जमा किया जाएगा, और जब उसके बाद इस फंड में से 100 रुपये आए मान लें, तो 100 रुपये में से 75 रुपये हैं उनको तो हेल्थ, एजुकेशन है ना, ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, और 25% है उससे हमारी जो खराब पड़ी हुई पीएसयू है, सरकारी कंपनी, उनमें निवेश किया जाएगा ताकि वो स्थिति में मजबूत हो जाए। इस तरह की चीज अपनाई थी, और इसके माध्यम से सरकार, ये 2004 से 2014 तक जो सरकार रही, इसमें भी, सॉरी 2014 तक जो सरकार रही, इसमें इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा तेज गति से नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें अलायंस सरकार थी, और अलायंस सरकार आपको पता है डिसीजन नहीं ले पाती, इसलिए। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक संयुक्त एक सरकार आई थी, और एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो इसमें तेजी से प्रक्रिया हुई। तो 2000, अगर मैं बात करूं 2014 के बाद डिसइन्वेस्टमेंट बहुत तेजी हुआ, ये हम करंट में आगे देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। आपने सुना होगा कि भारत में, आपको पता है कि जब 2008 की मंदी आई थी, तो 2008 की मंदी में हमारा आर्थिक विकास कमजोर हो गया था, और सरकार और विनिर्माण क्षेत्र हमारा कमजोर रहा था, क्योंकि आपको पता है विनिर्माण क्षेत्र दुनिया में रोजगार सबसे ज्यादा देता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कृषि सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है वो विनिर्माण क्षेत्र है, और चाइना ने सबसे ज्यादा काम किया था विनिर्माण क्षेत्र से, इसलिए चाइना ने जीडीपी में बहुत जबरदस्त ग्रोथ करी, और विनिर्माण क्षेत्र में आज चाइना दुनिया में महाशक्ति के रूप में, आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आपको पता है दुनिया की, बोला जाता है कि हर तीसरी वस्तु चाइना में बनती है, और चाइना इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया। तो भारत को ये बात समझ में आई बाद में, भारत ने सोचा क्या क्यों ना हम भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना योगदान बढ़ाएं, क्योंकि भारत में बड़ी जनसंख्या है और कच्चा माल भी काफी है, तो विनिर्माण क्षेत्र करना चाहिए। इसलिए भारत ने 2011 में एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति लेके आए। क्या लेके आए? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। और राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में क्या किया गया था, इस नीति का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले देखो कि विनिर्माण की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% तक करनी है, यानी कि जीडीपी में 25% जो जीडीपी में इनकम है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होनी चाहिए। ये बात बोली गई थी। और दूसरा, 10 करोड़ लोगों को रोजगार, क्योंकि भारत में रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और अगर हमने विनिर्माण क्षेत्र में काम किया तो 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना हमारा टारगेट हो गया। और इसके अलावा यह था कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो केंद्र राज्य दोनों सहयोग करेंगे, इसके अलावा प्राइवेट और निजी क्षेत्र भी सहयोग करेंगे। एक सहयोगात्मक माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए। इस नीति के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय निर्माण और निवेश, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र बनाए गए,
कुछ क्षेत्र सेलेक्ट किए गए थे जिनको इसी काम के लिए सेलेक्ट किया गया था कि यहाँ पर निवेश और विनिर्माण को बढ़ाया जाए। उनको बोला गया था निम्न एरिया, जिसके अंतर्गत ये था कि केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग रहेगा। इसमें निम्न एरिया सेलेक्ट किए गए थे अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में, और ये बोला गया कि 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र उसको दिया गया था। एक जैसे एक पूरा एरिया इंडस्ट्री डेवलप कर दी जाएगी, निम्न में 5,000 हेक्टेयर भूमि सरकार की ओर से दे दी जाएगी, वहां कोई कंपनी लगाओ, निवेश करो। इसमें यह था कि भूमि, जल, सड़क और ऊर्जा ये राज्य सरकार देगी और वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता ये केंद्र सरकार देगी। अगर कोई कंपनी निम्न एरिया में अपनी कंपनी लगाना चाहती है तो उसको भूमि, जल, सड़क और एनर्जी ये स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगी, और वित्तीय मतलब उसको अगर मान लिया कोई लोन चाहिए, कोई फैसिलिटी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सरकार पहले निवेश को कंट्रोल करती थी या विदेश प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करती थी, वो अब सहायता के रूप में भूमिका निभाती है। अब क्या देती है उनको, उनसे कहेगी निवेशकों से, आओ भाई हम आपको जगह दे देंगे, हम आपको पानी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देंगे, सड़क बना देंगे, ताकि आप यहाँ कंपनी लगाओ और निवेश करो। तो सरकार, प्राइवेट सरकार, पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की हिस्सेदारी होगी इसमें, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। तीसरा, इस क्षेत्र में इकाइयों को जो श्रम कानून है, अगर कोई भी कंपनी इन क्षेत्रों में निम्न एरिया में अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट करेगी तो कई मामलों में श्रम कानूनों में उनको छूट होगी कि भाई वो बिना, उनको ये छूट होगी कि हो सकता है थोड़ी बहुत कम सैलरी दे, हो सकता है कि उनको कई कानूनों को फॉलो ना करना पड़े, तो कोई भी कंपनी वहां स्थापित हो सकती थी। क्योंकि आपको पता है कई कानून इतने जटिल होते हैं कि कंपनी खोलना आपके लिए बहुत जटिल हो जाता है, तो इसलिए सरकार ने किया। और 2015 में सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अधिकरण विकास फंड, एक फंड बनाया, जिसे बोला गया टेक्नोलॉजिकल एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। यानी कि ये निम्न एरिया में टेक्नोलॉजिकल ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करें, इसके लिए एक फंड बनाया गया था ताकि इसमें निवेश किया जाए टेक्नोलॉजी में। और इसका उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में स्थापित इकाइयों में ऐसा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ जिससे ग्रीन एनर्जी बढ़े, जिससे एनर्जी की खपत कम हो, ताकि हम पर्यावरण फ्रेंडली डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि आपको पता है 2015 में COP21 हुआ था। COP21 यानी पेरिस समझौता बहुत महत्वपूर्ण था, जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ था। इसमें भारत सरकार ने भी अपनी सहमति दी कि हम भी क्लाइमेट चेंज को कम करेंगे। तो इसी उद्देश्य से हमने सोचा कि क्लाइमेट चेंज को यदि हमें कम करना है तो इंडस्ट्री से होने वाली ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करना होगा। इसलिए हमारे निम्न एरिया है उनमें सरकार द्वारा एक फंड के लिए गठन किया गया था ताकि वहां तकनीकी सपोर्ट की जाए और ग्रीन हाउस गैस कम उत्सर्जन की जाए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी 2011 की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। इसके बाद नई सरकार आई और नई सरकार 2014 में आई और मेक इन इंडिया कार्यक्रम बना। जैसे मेड इन चाइना होता था उसी प्रकार से भारत में उसी तर्ज पर मेक इन इंडिया बना कि हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं भारत में बना हुआ होना चाहिए, भारत का उसमें नाम होना चाहिए। इसी उद्देश्य इस उद्देश्य से 2014 में ये कार्यक्रम नई सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। सितंबर 2014 की बात है सर, इस समय सरकार ने किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र का हब बनाना, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, जैसे चाइना है उस तरीके से हम, कि हर वस्तु भारत से बन के जाए। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना होगा और भारत में बने तो बाहर से निवेश भी लाने होंगे, तभी तो भारत में बने कोई चीज। भाई अगर भारत में बने तो कोई बाहर से कोई निवेशक लाना होगा, ऐसी चीज लानी होगी तभी भारत में बनेगी। तो इन चीजों के लिए सरकार ने इसको वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, और जब जितना ज्यादा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हुआ और साथ साथ लोगों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने मेक इंडिया कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 4 लेवल पे काम किया गया था। पहली बार न्यू इनिशिएटिव में है कि ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि सरकार व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देगी, व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देगी। अर्थात अब व्यवसाय खोलना भारत में आसान होगा। इनको जो लाइसेंस प्रणाली उसको रद्द कर दिया गया, इनको जो परमिशन मांगनी थी उसको सिंगल विंडो पे कर दिया, एक साथ आप सब जगह की परमिशन मांग लें। तो इस प्रकार की न्यू इनिशिएटिव चलाई तभी जाकर के बाहर से निवेश आएगा, नहीं तो पहले जैसे कानून होंगे ना आपके जटिल, तो कोई निवेश करने ही नहीं आएगा। एक तो ये चीज। दूसरा कि भाई निवेश करने तो आएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन निवेश किस क्षेत्र में होगा? इसके लिए सरकार ने नई अवसंरचना के माध्यम से औद्योगिक गलियारे बनाए, कुछ क्षेत्रों को सिलेक्ट किया जहां इंडस्ट्री लगाई जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसमें आपको पता है स्मार्ट सिटी बनाने में बहुत बड़ा निवेश चाहिए, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग चीज चाहिए, बहुत सारी चीजें, और पेटेंट बहुत जरूरी था। तो पेटेंट, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कोई भी नई कंपनी आएगी वो अपना पेटेंट करवाएगी, अगर कोई नया प्रोडक्ट पेटेंट करवाएगी। और भारत में ऐसा माना जाता था कि पेटेंट कानून फॉलो नहीं होते, भारत में क्या चोरी हो जाती है। तो अगर कोई बेचारा नया इनोवेशन किया उसकी चोरी हो जाएगी तो कोई दोबारा भारत में कंपनी लगानी नहीं है। इसलिए हमने पेटेंट के कानूनों को पंजीकरण किया, पेटेंट से जुड़ी हुई मामलों को निपटान किया और पेटेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया ताकि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने आए।
इसके अलावा नए सेक्टर हमने डिसाइड किए कि 25 सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। ये 25 सेक्टर भारत में एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे और भारत में विदेशी निवेशक आएगा या निवेश होगा, कंपनी स्थापित होगी और भारत उस क्षेत्र की वस्तुओं का निर्माण करेगा और विदेशों में बेचेगा, तब जाके कहलाएगा मेक इन इंडिया। और आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारी चीजें मेड इन इंडिया आने लगी। पहले हम मेड इन चाइना देखते थे। और नई सोच, यानी कि अब तक हमारी सोच ये थी कि सरकारी कंपनियों को कंट्रोल करो, लेकिन उनको रेगुलेटिंग करो। लेकिन अब एक नई सोच है कि नहीं, सरकारी प्राइवेट कंपनियों को कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि उनको सहायता देंगे ताकि वो आए निवेश करें। सहायता कैसे देंगे? उनको जमीन देंगे, जल देंगे, सड़क देंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, उनको फंडिंग उपलब्ध करवाएंगे, उनसे बोलेंगे भाई निवेश करो। तो इस तरह की 4 चीजों पे हमने काम किया इस तरह से, तब जाकर के मेक इन इंडिया कार्यक्रम हमने स्थापित किया। ठीक है ना। अब इसकी सफलता असफलता हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे ये देखना है। और इसका उद्देश्य, इस आधार पर सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे उस टाइम। तो एक तो ई वेज पोर्टल बनाया गया था। ई वेज पोर्टल में कोई कंपनी स्थापित करनी है तो पहले ये था कि आपको हर लेवल पर अलग अलग परमिशन लेनी पड़ती थी, अलग अलग एप्लीकेशन दायर करने पड़ते थे, बहुत टाइम जाता था। अब डायरेक्ट ई वेज पोर्टल पर जाओ, ये सिंगल विंडो OSW है, यानी कि ऑफलाइन सिंगल विंडो है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज आपको एक साथ मिल जाएगी। अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से मिल जाएगा, अगर कोई परमिशन के लिए अप्लाई करना है तो इसी विंडो पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, कंपनी स्थापित कर सकते हो। श्रम कानूनों में, पहले हमारे श्रम कानून इतने ज़्यादा जटिल थे कि कोई सरकार के बिना परमिशन से कंपनी बंद नहीं कर सकता, कोई सरकार के बिना परमिशन से लेबरों को भगा नहीं सकता। अरे भाई मेरी कंपनी, मेरी जब मन करे तो खोलूंगा, जब मन करे तो बंद करूंगा। अगर आप मुझे ओपन बंद करने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं क्यों करूंगा आपके यहाँ ओपन? चाइना मुझे दे रहा है तो सारे निवेशक चाइना में चले गए। इसलिए भारत ने श्रम कानूनों को थोड़ा सही से बनाया, क्योंकि जटिल बहुत ज्यादा थे। भारत ने एफडीआई बढ़ा दी, भारत ने रेलवे में एफडीआई बढ़ा दी, क्योंकि हर क्षेत्र में एफडीआई दे दी। भाई रेलवे में आप रख रखाव में एफडीआई करो, डिफेंस में रख रखाव में एफडीआई करो। आयात निर्यात के कानून है, उसमें पहले बहुत सारी कागजों को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती, वो सब ऑनलाइन कर दिए, डिजिटल कर दिए, ताकि कोई करप्शन बीच में, कोई ये कस्टम वाले ना फंसे। इसके अलावा भारत ने कई औद्योगिक गलियारे बनाए, जैसे एक है अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कंपनी इस गलियारा को, इसको सड़क बनेंगी और यहाँ पर कंपनी स्थापित होंगी। इस बार दिल्ली मुंबई गलियारा, जहां पर रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी थी वहां पर उनके रेलवे कनेक्टिविटी के आसपास सारे इंडस्ट्री लगा दी, ताकि कच्चे माल की आपूर्ति, तैयार माल की आपूर्ति हो सके, बेचा जा सके। तो इस माध्यम से मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर काम किया गया था। और इन गलियारों की देखरेख करने के लिए हमने एक संस्था बनाई। ठीक है, तो अभी तक हम यही देखेंगे कि किस तरीके से भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम में सक्सेस किया। ये करंट में हमें देखने मिलेगा। और इस बार क्वेश्चन अभी क्या कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को, इसका मूल्यांकन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता है बेसिकली मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या था, वो तो मैंने बता दिया। अब मूल्यांकन वो आगे देखेंगे। तो इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बेसिक है, बिल्कुल इनको देखो। जब आप करंट में इनको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। हम बहुत सारी चीजें करंट में बताएंगे, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारे आंसरों की जड़ यही होती है मेंस के आंसरों की। नहीं तो हवा हवाई में आंसर लगता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।